आज के इस राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी के अध्यक्ष दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय एवं संगोष्ठी में वेब के माध्यम से जुड़े विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर C.K. सलूजा, प्रोफेसर अरविंद के झा, प्रोफेसर रेखा अग्रवाल, प्रोफेसर सनत शर्मा एवं संगोष्ठी के निदेशक प्रोफेसर कौशल किशोर को नमस्कार करता हूं एवं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण एवं तमाम विद्वत वृंद को बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से शिक्षा नीति के भारतीय मॉडल का अवतरण हुआ है, जिसमें समग्रता निहित है। इसके लिए सभी को साधुवाद, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस वेब संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति पर अपनी बात मैं आप सबके समक्ष रखूंगा। देश में अभी तक जितनी बार भी सुधार के प्रयास किए गए हैं, सब में व्यावसायिक शिक्षा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जिसके कारण एक तरफ उन विषयों का विकास अवरुद्ध हुआ, जबकि दूसरी तरफ व्यावसायिक विषयों के प्रति छात्रों की रुचि में कमी आई। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को पढ़कर यह कहा जा सकता है कि यह सभी कमियों को दूर कर भारतीय दृष्टि को मूल में रखकर किया गया सुधारवादी प्रयास है। इसके अंतर्गत परंपरागत ज्ञान के पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यवसाय केंद्रित विषयों को भी समान एवं संतुलित महत्व दिया गया है। अब कला, शिल्प, खेल, योग और सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर नहीं कहा जाएगा। भारतीय परंपरा में शिक्षा और समाज का गहरा संबंध रहा है। शिक्षण संस्थान और समाज के अंतर संबंधों को इस नीति ने गहराई से पुनः स्थापित करते हुए शिक्षा को समाज की जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित किया है। इसके लिए इस नीति निर्धारण से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि समाज एवं शिक्षा के अंतः संबंधों में दूरियां आई हैं, जिसके नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में कहा जाता है कि 5 गांव ने इसे गोद लिया हुआ था। आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है। आज विश्वविद्यालय गांव गोद ले रहे हैं। सवाल यह है कि ये दूरियां क्यों आई, कैसे आई? समाज शिक्षा को लेकर उदासीन क्यों हो गया? आज अगर ये सवाल हम में से हरेक अगर खुद से पूछे तो जवाब मिलेगा कि एकल परिवारों में बच्चों को दिया जाने वाला वन अपमैनशिप संस्कार, जिसके कारण डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक एवं कुछ एक शीर्ष पदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे पद बेकार हैं, ऐसी मानसिकता बड़ी घातक सिद्ध हुई है और यहीं से व्यावसायिक शिक्षा के स्कोप में गिरावट आई है। मेरा मानना है कि कैरियर के आधार पर उत्कृष्ट एवं निकृष्ट वर्ग का विभाजन सही नहीं है। जरूरत पड़ने पे चाबी बनाने वाला व्यक्ति का ज्ञान, उसका हुनर उतना ही टेक्निकल है जितना एक इंजीनियर या डॉक्टर का, पर दोनों के सामाजिक प्रतिष्ठा में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय की चिंता की गई है और इससे आने वाले दिनों में खेतीहरों, बढ़ई, माली, लोहे के काम करने वाले कर्मकार, मिट्टी बनाने वाले कुम्हार या अन्य शिल्पियों की स्थिति में सुधार आएगा। साथियों, मैंने खुद एक व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की है। मीडिया अध्ययन के दौरान कई ऐसे पड़ाव महसूस किए जहां से छात्र निराश होकर अपनी दिशा से भटक जाते हैं। मीडिया का छात्र होने के नाते मेरी दृष्टि आलोचना पर पहले टिकती है। जब मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता हूं, खास करके व्यावसायिक शिक्षा को लेकर, तो कई बिंदु हैं जहां कई तरह के प्रश्न आते हैं। इसी क्रम में कल मैंने जब पड़ताल की, कई विश्वविद्यालयों के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को पढ़ा, सभी विद्वानों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्वागत किया है।
पर कुछ अतृप्त आत्माएं हैं जिनका मत अलग है और वो लोग अपनी वाचाल धर्मिता का उपयोग कर सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे एक विद्वान ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अमेरिकी, ब्रिटिश, आतंकी, कट्टरपंथी, जिहादी, वामपंथी विचारों का कॉकटेल बताया। मैं उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि ऐसा बोलकर वो स्वीकारते हैं कि ये पॉलिसी समावेशी है और सभी पक्षों के सलाह से बनी है। कुछ विद्वान इसे प्राइवेटाइजेशन से जोड़ रहे हैं तो कुछ इसे SC, ST, OBC विमर्श से जोड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सभी इसमें कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं, कोई कुछ घटा नहीं रहा है। मुझे आशा है कि इन सभी के प्रयासों से समय क्रम में इस पॉलिसी के क्रियान्वयन से संबंधित तमाम विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा। मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 5वीं तक की शिक्षा एक अत्यंत सराहनीय पहल के साथ चुनौती भी है, क्योंकि कई परिवार स्थानांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ऐसे में हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र जब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उन्हें समस्या होगी। इस दिशा में और सोचने की जरूरत है। इसका सबसे शानदार पहलू यह है कि अनेकों क्षेत्रीय बोलियों को जीवन दान मिलेगा और भारतीय विविधता में एकता लोकतंत्र के आधार को और मजबूत करेगी। आंचलिक बोलियों के प्रचलन बढ़ने से उस क्षेत्र की कलाकृतियां, खान पान, लोक व्यवहार इत्यादि प्रचलित होंगे, जिससे रोजगार के सृजन की संभावना भी बढ़ेगी। जनजातीय बोलियां, कलाकृतियां, लोक साहित्य के समृद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रादेशिक विकास से संबंधित संचार व्यवस्था को और कारगर बनाया जा सकेगा। इन सब के बावजूद अंग्रेजी और हिंदी भारत की संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान रहेंगी। ऐसे में इन भाषाओं के विकास पर भी उतना ही बल देना जरूरी है। मैंने देखा कि कई सुधारात्मक पहल हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। जैसे अब तक 10वीं के बाद छात्रों को साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स में बांट दिया जाता था और एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर के नाम पर ABC ग्रेड पकड़ा दिए जाते थे, जो कि अब नहीं है। अब एक छात्र फिजिक्स के साथ इतिहास भी पढ़ सकता है। सच बताऊं तो मैं तो जेलस फील कर रहा हूं आज के बच्चों से, क्योंकि इनके पास व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के कई अवसर होंगे। दूसरा बड़ा बदलाव मैं देखता हूं कि 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 पैटर्न की शुरुआत की गई है। अब ये ज़्यादा सिमिलर हो गया है विश्व के विकसित देशों से के शिक्षा पद्धति से, और शायद इसलिए सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि भारतीयता की बात करने वाली सरकार वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। साथियों, यह तथ्य गलत है। यहाँ कई मित्र जुड़े हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की दशा देखी थी। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने FYUP लाकर इसकी पहल की थी, लेकिन वो आनन फानन में लाया गया आधा कच्चा आधा पका कार्यक्रम था। फिर ये सवाल तो लाजमी है कि दोनों पॉलिसी में क्या अंतर है। मैं बताना चाहूँगा कि दोनों पॉलिसी में जमीन आसमान का अंतर है। FYUP में विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुविधा दिया गया था, मतलब वो भारतीय छात्रों को विदेश भेजने वाली पॉलिसी थी, जबकि ये पॉलिसी भारतीय शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की पॉलिसी है। और ये नीतिगत अंतर है दोनों पॉलिसीज के बीच। 5+3+3+4 पैटर्न लाकर स्ट्रक्चरल बदलाव लाने की कोशिश की गई है और ये विधिगत अंतर है। वहीं भारतीयता को सर्वोपरि रखते हुए सभी के हित को साधने का प्रयास, ये नीयत का अंतर है। और अगर किसी निर्णय के पीछे नीति, विधि और नियत साफ हो तो उस निर्णय के गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है।
वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल स्तर पे दक्ष कारीगर बनाने की एक पहल होगी और समाज में कारीगरों की स्थिति में सुधार आएगा। कक्षा 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप एक स्वागत योग्य कदम है। असेसमेंट का एक यूनिक तरीका इस पॉलिसी में देखने को मिला है, जहां बच्चे आपस में खुद को असेस कर पाएंगे। इस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पीयर लर्निंग और रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर की भावना बढ़ेगी और उनके बीच एक स्वस्थ परंपरा की नींव डलेगी, जिसके दूरगामी प्रभाव काफी सुखद होंगे। वहीं सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए नीति निर्धारकों का तहे दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षण क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र के संवर्धन हेतु अपनी लालसा को उजागर करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि 6% की रकम थोड़ी कम है, ये दिल मांगे मोर। वहीं एग्जाम में सुधार और रट्टामार पैटर्न से विलगाव अच्छी पहल है, पर इस दिशा में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम अत्यधिक सराहनीय कदम साबित होने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे जनरल एनरोलमेंट रेट के लिए जो 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है वो अकल्पनीय नहीं होगा। एक और बात क्रेडिट बैंक को लेके है, जो कि वो अत्यधिक आकर्षक पहल साबित हो सकती है। दूसरी तरफ विदेशी शिक्षण संस्थानों के कैंपस का भारत में खुलना दरअसल एक स्मार्ट मूव है, जिससे भारतीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ परंपरागत कोर्सेस बल्कि व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और कोलैबोरेटिव रिसर्च का प्रचलन बढ़ेगा। पॉलिसी में 10 सालों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में शुरू किया जाना एक स्वागत योग्य पहल है। मैं इन सभी सुधारवादी योजनाओं के लिए नीति नियंताओं का साधुवाद करता हूं तथा एक आग्रह करना चाहता हूं कि इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर और ज्यादा जोर हो। संस्थानों में ढांचागत सुधार की दिशा में अभी बहुत काम करना है। गांव का हर स्कूल मॉडल हो, बुनियादी सुविधाएं बढ़ें, देश में विश्वविद्यालयों में राजनीति कम और शोध ज्यादा हो, इस दिशा में हमें अभी बहुत काम करना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में है। इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कई दिक्कतें अभी सामने आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% बजट अत्यंत जरूरी कदम है, जो कि वर्तमान में खर्च हो रहे बजट का लगभग 2 गुना है। सरकार को सभी चुनौतियों से निपटते हुए शिक्षा पर व्यय का लक्ष्य हासिल करना ही होगा, तभी इस शिक्षा नीति को क्रांतिकारी माना जाएगा। अन्यथा ये भी एक इतिहास में हुए अन्य सुधार के भांति दस्तावेज बनकर रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय सीमा का सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा सभी श्रेष्ठ विद्वज्जनों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।